नमस्ते क्लास। हाय, दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है विद एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, जो कि 1950 में शुरू हुई थी और 1990 को ख़त्म। और उससे पहले हैप्पी होली गाइस। ठीक है, तो छोटी होली है, वैसे तो आज होली है, ठीक है, कल हमारा कलर होगा। तो आज अपने वाला चैप्टर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर भी तो देना है। तो चलिए, लाइट भगी और आ गई। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर बिना फालतू अपना वक्त ख़राब करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। चलिए, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस, ध्यान रखना, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं 100%। आप इस साल का सैम्पल पेपर उठा के देख लो तो आपको उसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 से 4 नंबर के भी 2 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसा लगेगा कि अरे इस चैप्टर से तो बहुत सारा आया। ठीक है, इसीलिए बिना टाइम ख़राब करे हम थोड़ा सा जानते हैं कि हुआ क्या है। इससे पहले मैं बता दूं, 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें क्योंकि बच्चा अपन नहीं है, तो 14 अगस्त को उनका देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को जो हमारा भारत है वो आज़ाद हुआ। ठीक है, और उसके बाद से हमारा संविधान लिखा गया। तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन, अप्रॉक्स 2 साल 11 महीने 18 दिन, मोटा मोटा कहें ये भाई है भाई। ठीक है, तकरीबन 3 साल लग गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लिखने में। और विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है, इंडिया का है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, क्योंकि 1950 तक तकरीबन वही 3 साल हो गए, देख लो, आप 47 से 50 पहुँचोगे तो 1950 में जाके हमारा संविधान लागू हुआ। ये बीच बीच में थोड़ा फ्लो टूट जाता है। तो 1950 के बाद जाके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश में लागू हो गया। तो अब जानते हैं कि उसमें ऐसा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे जाननी है, जो कि एक नंबर और 3-3, 4-4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानना हमें इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए कोई बुरा नहीं है, 1 नंबर के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। कहता है कि रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि जो इकोनॉमी का मतलब होता है जो आपकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब उसको जो चलाया जाएगा, मुद्दे की बात ये है कि पूरी विश्व के अंदर ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर जगह है। बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्लास 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी ये वाली चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये दुविधा ना विश्व में हर जगह है। उस दुविधा को सॉल्व करने के लिए आप जो सिस्टम बनाते हो उसको आप इकोनॉमिक सिस्टम कहते हो। जो आप अरेंजमेंट करते हो, जो आप जुगाड़ लगाते हो, वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। अब आपको 11th क्लास में याद हुई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, एक्सेट्रा। कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें, गरीबों के लिए प्रोड्यूस करें, अमीरों के लिए प्रोड्यूस करें। तो ये दुविधा ना हमेशा है और हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो जहाँ तक इसका एक सिंपल सा शब्द होता है, तो आई थिंक जो सामने सिचुएशन है, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, उसको देख के ही आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के बारे में निर्णय लेंगे। किस हिसाब से करना, वो सारे निर्णय आपके अर्थव्यवस्था को देख के ही लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बात पढ़ाई जाती है कि जब हम आज़ाद हुए हैं तो हमें एक अर्थव्यवस्था अपनानी थी। ठीक है, कि हम किस प्रकार की इकोनॉमी रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई वो कहते हैं कि कहीं कहीं आपने एक वर्ड सुना होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जैसे कि अमेरिका वगैरह जो आजकल ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही ये लोग जनरली बिलीव करते हैं, क्योंकि इन पर पूरा का पूरा कंट्रोल क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन ऑफ विच द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। जब आपके ऊपर 100% कंट्रोल, आपकी अर्थव्यवस्था को 100% प्राइवेट सेक्टर चला रहा हो, तो ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जब वही सारा कंट्रोल आपका किसके हाथ में हो, खुद गवर्नमेंट के हाथ में हो, कि जो भी कुछ होगा सरकार खुद से करेगी, स्वयं करेगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो बहुत सारे लोगों के ये वाली बात थी, अभी आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना देना चाहिए, किसी ने कहा सोशलिस्ट इकोनॉमी बना देना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस टाइम बनाने का ये फ़ायदा नहीं था कि भारत बहुत बुरी हालत से जूझ रहा था। ठीक है, बहुत बुरी अर्थव्यवस्था हमारी उस टाइम पे हो चुकी थी, पर 50% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बुरा पार्टीशन हुआ, ना जाने क्या क्या, भारत को कितना लूटा गया। तकरीबन ये अंग्रेज आज कितना अमीर बने घूमते हैं। ठीक है, तकरीबन आज के हिसाब से $45 ट्रिलियन तक की इन्होंने, 45 ट्रिलियन, यानी कि यूएस और चाइना और ये टॉप 3-4 देशों को मिला दो ना, तो 45 ट्रिलियन ना बैठ के सही से। ठीक है,
तो 45 ट्रिलियन की जो इकनॉमी है, इतना इन्होंने यहाँ से लूटा है भारत से, और अपने हम म्यूजियम बनाए बैठे हैं ये लोग, ठीक है। बात बनाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी का काम होता है पैसा कमाना, तो वो तो हमारी इकोनॉमी को चूस जाते हैं उस टाइम पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि अगर सिर्फ गवर्नमेंट वेलफेयर के पीछे भगेगी तो फिर हम अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो कैसे करेंगे। इसलिए एट द एंड क्या हुआ कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल रहेगा, है ना, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी कंट्रोल रहेगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी कंट्रोल रहेगा। तो refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective role। जिसको जैसा रोल दिया गया है, जिसका जैसा कार्य है वो वैसा कार्य करे। प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा कमाए, अर्थव्यवस्था को ग्रो करे, और गवर्नमेंट जो है हमारी वो अर्थव्यवस्था को लेके चले सोशलिस्ट वे में। हमारी जो गरीब जनता है या फिर जो देश के जो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं जिसे सरकार को ही करना चाहिए, वो उनको साथ में लेके चले। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एट द एंड बहुत सारे डिबेट्स के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को भारत में अपना लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक प्लानिंग्स की गई कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चलाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो उसमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाया गया जो 1948 में शुरू हुआ। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या हुआ, सी बात है जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी उनसे रिलेटेड हमने एक पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाया जो कि 1948 में शुरू हुआ। ये एक नंबर का क्वेश्चन है और ये रिपीट पहले आ चुका है, ठीक है। दूसरा है प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो प्लानिंग कमीशन में क्या होता है कि जो उसके मेन हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब उनके साथ कुछ लोग अलॉटेड होते हैं जो हमारे देश को किस तरीके से चलाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उन सब पे ध्यान देते हैं। तो प्लानिंग कमीशन में भारत में पहली बार 1950 में आया, और मजे की बात 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रख दिया गया, और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कोई बुराई नहीं है फुल फॉर्म पूछने के लिए, एक नंबर का क्वेश्चन ही बन सकता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कन्वर्ट हुआ एज अ प्लानिंग कमीशन, और तो ये क्वेश्चन एक नंबर लायक हमारे यहाँ पे आराम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इतना होने लगा तो आपने सुना होगा कि भारत के अंदर जो 5 ईयर प्लान आता है, हर 5 साल पे एक प्लान आता है, 5 ईयर प्लान तक चलता है। तो भारत सरकार ने 5 ईयर प्लान, मतलब हमारा पहला 5 ईयर प्लान लाने का उन्होंने प्लान किया, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन ला रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसीज एक्सेट्रा बहुत कुछ ला रहे हैं। तो हुआ क्या कि पहला 5 ईयर प्लान आ गया। तो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत में कब शुरू कर दिया गया, ये भी एक नंबर में पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 को, ठीक है। तो भारत के अंदर पहला 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। अब जब भी कोई भी 5 ईयर प्लान आता है तो उसको मतलब उसके जो बेसिक गोल्स होते हैं, उसके जो लाने की नीयत होती है हमारी भारत सरकार की, उसमें तकरीबन आपको 4 चीज़ें, उस टाइम पे 4 चीज़ों को फोकस किया जाता था। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की ग्रोथ। मुद्दा आता है कि सर ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ का एक मैं बहुत सिंपल सा शब्द बता देता हूँ कि अगर आपके देश में पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, आपका देश पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया है, ठीक है, यानी कि पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, इसका मतलब है आप ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देख लो, इंक्रीज द कंट्री कैपेसिटी यानी कि जब हमारे देश की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज पहले से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स हम ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये तो है नहीं कि आप भाई बालों में कुछ थुकवा लो पान वान वाला और भाई आप कूल लगो, कूल वूल नहीं लगते वो, बस ठीक है। पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो, सही है, और अपना सोशल आउटलुक चेंज करो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि आज के दिन जिसे कहते हैं सब, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है भारत के अंदर, ठीक है। ये जो हरामजादा अंग्रेज थे कि हमारे भारत की अप्रॉक्स 97% जो जब गुरुकुल का समय रहा है और सबको एक नीयत से देखा जाए भारत विश्व गुरु था, तो उस टाइम लगभग 97 से 98% भारत के अंदर एजुकेशन थी। ये हरामजादे सारी एजुकेशन खा गए हमारी। स्टिल अभी भी 70% है, उससे प्लस हमारे देश में जो एजुकेशन है वो बच्चे ले रहे हैं, और आई थिंक इट्स अ गुड साइन, ठीक है। और पक्की बात है, जिस हिसाब से ये मॉडर्न वर्ल्ड बढ़ रहा है ना आज के दिन, आने वाले टाइम में हमारा आयुर्वेद, हमारा योगा, हमारी संस्कृति, ठीक है, ये सब ना सब ये पूरी दुनिया अपनाएगी, क्योंकि आधे के तो तरीके होते हैं, ठीक है। तो रेफर्स टू अडॉप्शन द न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप पुराने ख्यालातों के व्यक्ति हैं तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट आप नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप करते हैं तो वो यही चीज़ है कि आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं कि जब नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं तो उनको अडॉप्ट करो
और अपने जो जीवन है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश इंसान को लगातार करते रहनी चाहिए। चेंज इन सोशल आउटलुक में है कि भाई लड़कियां हैं क्या पढ़ा के लिखा के करना, भाई आज के दिन शायद लड़कियां अपने घर बैठे अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक बेटा विदेश जाके गोरी बहू के चक्कर में पढ़ के नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चेंज इन सोशल आउटलुक है कि समाज को जो देखने का नज़रिया है वो हमें कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस। ये शब्द अभी जब लॉकडाउन आया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चला था कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड एज नेसेसिटीज़ बिकॉज टू रीजन। सबसे पहले तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा फॉरेन डिपेंडेंस। अगर आप किसी दूसरे देश पर डिपेंड करते हैं तो चाइना जैसे देश किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। वैसा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, ना जाने कितने सारे देश बर्बाद हुए हैं जो किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहे हैं वो लोग। और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि जब आप विदेशों पर डिपेंड रहते हैं तो वो आपके कामों में भी टांग अड़ाते हैं, वो आपकी चीज़ों में घुसते हैं। ठीक है, इसलिए बेहतर है ना भाई हम आप पर डिपेंड हो, ना ही आप हमारी चीज़ों में टांग अड़ाओगे। हम खुद से इतना कर सकते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत एक तरीके से बहुत प्यारे तरीके से चला सकते हैं। और एक है इक्विटी। इक्विटी का क्या था, इनइक्वालिटी खत्म करना। ये जो अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हैं, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इनके बीच के अंतर को ख़त्म करना भी हमारा कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान्स का जो नियति है वो हमेशा से रही है। अब बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, तकरीबन 12 5 ईयर प्लान्स आ चुके हैं। कौन सा कब आया पहले मैं वो आपको बताऊंगा, किसके अंदर क्या क्या आया वो मैं आपको बताऊंगा। आप उसको बहुत ध्यान से अगर ध्यान रखते हैं तो आप उसको एक नंबर के लिए ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं। पहला 5 ईयर प्लान हमारा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। उसमें क्या हो रहा है कि जो रेफ्यूजीज़ थे उनको शरण मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रैपिड ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो हमारे फूड के लिए, अचीवमेंट इन फूड सेल्फ सफिशिएंट। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम यूएसए जैसे देश पे डिपेंड थे खाने पीने के लिए, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपना आपको सुपर पावर बना लिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के ये लोग बाद क्या कहते हैं, हम लोग उसके बाद आज़ाद हुए हैं। तो जब हम आज़ाद हुए तो सोचो कि जो एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे दुनिया आज के दिन भाई साहब लोहा मानती है आज भी। ठीक है, अब तो मानती है भाई, कुछ कहो मत कहो, अब तो मानती है। ठीक है, तो वो लोग, हमारा देश यूएसए पे डिपेंड है खाने के लिए, और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड आया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ जो 1956 से 61 चला। फिर तीसरा आया कि सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटेड इकोनॉमी, की आत्मनिर्भर बनो और अपने इकोनॉमी को खुद से डेवलप करो। ठीक है, तो ये 1961 से 1966 तक चला। उसके बाद क्या हुआ ना कि 3 साल 1966 7 8, ये जो यहाँ पे 66 से 7 7 से 8 8 से 9 वहाँ पे प्लान हॉलीडेज आ गया। तो वहाँ पे एनुअल प्लान आते रहे, यानी कि हर एक साल में हमें अलग अलग अपने जो प्लान है वो आते रहे। तो 5 ईयर प्लान फिर अगले 3 साल तक हमारे नहीं आए। चौथा 5 ईयर प्लान आया 69 से 74, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। गरीबी हटाओ टारगेट, इट्स हटाओ, गरीबी हटा टारगेट नहीं होगा, गरीबी हटाओ टारगेट को फोकस करते हुए हमारा चौथा 5 ईयर प्लान काम करने लगा। ठीक है, उसके बाद पाँचवा 5 ईयर प्लान हमारा आता है 1974 से 79 तक, जिसके अंदर था कि भैया गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनो, गरीबी हटाओ आत्मनिर्भर बनो। छठा 5 ईयर प्लान कब आया कि डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, उस पर सीधा सीधा हमला किया गया और अपनी इकोनॉमी को पहले से हम एक्सपेंड कर सकें, इस चीज़ पर काम किया गया। सातवां 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक, ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स, जो आप खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर आप उसकी ग्रोथ पे बात करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रेजिंग द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है इन सबको इंक्रीज करना, ये हमारे 7वें 5 ईयर प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 1988 से 1990 तक कोई प्लान नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये भी अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुके थे, जो हमारा अगला चैप्टर है। आठवां 5 ईयर प्लान 1992 से 97 है, जिसमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कहता है ना, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर ऑफ द एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे जो रिलेटेड सेक्टर्स है उनकी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ग्रोथ, इन सब पे ध्यान दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, 9वां 5 ईयर प्लान आया हमारा, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, द ग्रोथ टारगेट इज 6.5%। देख लो 1977 से 2002 के बीच में क्या लाया गया कि भैया हम अपनी ग्रोथ को तकरीबन बढ़ा के कितना कर देंगे, 6.5% तक कर देंगे। फिर 2007 से 2012 इसके अंदर क्या है कि द इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर, कितना कितना, ये 4% से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, 10% से इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े, सर्विस सेक्टर, ठीक है, 9% तक बढ़े, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि 10वां जो, यही एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा हुआ बाय मिस्टेक, ये आपका 11वां था, है ना, और ये 10वां, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, ध्यान रखना, ये थोड़ा आगे पीछे होगा, कुछ नहीं है, ये 11वां है वैसे तो, क्योंकि 2002 के बाद ना, 9 के बाद ना ये आएगा,
ठीक है, और फिर ये आएगा। तो 11वां मैंने बता दिया आपको क्या है वो, ठीक है। 12वें में क्या 2007 अचीव करना है कि हमारी ग्रोथ रेट अब 8% तक हो जाए, जीडीपी की ग्रोथ रेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि 2008 में ना रिसेशन आया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और वो कहता है कि रिड्यूसिंग द पॉवर्टी बाय 5 पॉइंट्स एंड इंक्रीज द लिटरेसी रेट, अपनी गरीबी को कम करें और हमने अब जो हमारी लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशन लेवल है, उसको भारत में पहले से ज़्यादा बेहतर किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। और बार बार 500 मैंने कहता है कि फास्टर सस्टेनेबल एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपको ऐसी ग्रोथ करनी है जो सिर्फ आज ही ना दिखाई दे, ठीक है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैं प्रॉमिस है कि मैं नेक्स्ट ईयर पूरी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स इन सबको मैं बहुत डिटेल में लेके जाने वाला हूँ। बट एक बात मैं छोटी सी आपको बता दूँ, एग्ज़ाम हमारा कल है, हम लोग आज पढ़ते हैं बैठ के, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आपने आज कुछ पढ़ा, उसका असर ना फ्यूचर तक दिखाई दे। तो ऐसी ग्रोथ करो कि वो सिर्फ आज ही की ग्रोथ ना लगे, वो फ्यूचर की ग्रोथ भी, वो फ्यूचर पे इम्पैक्ट डाले, ठीक है। तो उस चीज़ पर टारगेट किया गया हमारे 12वें 5वें पैन में। उसके बाद से ड्रामे चल ही रहे हैं, कभी कोई दिक्कत, कभी कोरोना, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, कैसे किया गया, इस सब पे हमें यहाँ पे बात करनी है। तो वी हैव लर्न दैट देयर आर नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ये वाली बात आपको ऑलरेडी जस्ट पिछले वाले चैप्टर में खूब डिटेल में सिखाई गई है कि जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का मुंह बिल्कुल पिटा हुआ है, हमारी बहुत बुरी हालत रही है, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अराउंड 75% एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे भारत के अंदर, वो स्टिल किस पे काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। यानी कि अगर 100 लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार है, तो उसमें 75 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं और 25% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि आफ्टर लैंड टेन्योर, ज़मींदारी सिस्टम के बाद जो भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, तो हमें ये जानना है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं क्या और उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले आप उसकी प्रॉब्लम तक जाइए, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो आप उसके सॉल्यूशन पे भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कम है, इसके लिए वो लोग, अब सरकार को पता चला कि हमारी प्रोडक्टिव बहुत कम है। उसके बाद एक शब्द आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा गया और ना जाने कितनी बार कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। मैं पहले आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले बता दूं, मान के चलिए कि किसी खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की है। वो तो नहीं कि चलो भाई हाथ बंटवा देना यार, कुछ घर ही तो पड़े हो, चलो खेतों में चलो। मतलब किसी भी काम को निपटाने के लिए जितने लोगों की नीड है उससे ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं। देखो भाई कहता है, इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर इंगेज, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं एक किसी काम में देन आर रियली नीडेड। जितने लोगों की एक्चुअल में ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एक काम को निपटाने में लगे हुए हैं, तो क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये कहते हैं दिखाई नहीं देता ये, ठीक है। हम लोग रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे, इसके लिए सरकार ने भी स्टेप्स उठाए, नहरें वहरें बनवाई, बहुत कुछ करा, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे साथ एक दिक्कत और थी कि हम सिर्फ उतना प्रोड्यूस करते थे जितना हम खा सकें। इट इज़ द प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर द ओन्स, ठीक है, वन ओन्स यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। यानी कि आप लोग आज के दिन अगर आप किसान को देखते हो तो आज के दिन किसान अपना भी उगाते हैं, अपने लिए भी उगाते हैं और मार्केट में बेच सकें उसके लिए भी उगाते हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों का ये होता था कि अपना उगा लो, थोड़ा बहुत फालतू उगा लो, ताकि क्योंकि पहले अतिथि एक्चुअल में भगवान होते थे, ठीक है। आज के दिन तो शायद नहीं है, गाँव देहात में तो फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत है, शहरों में तो बस लोग ठीक है, वो कमरे में बंद हो गई ज़िंदगी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बड़ी प्रॉब्लम है कि तौर तरीके टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी थी। टेनेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति खेतों में काम करता है, किसानी कहते हैं इसको भी, और जो लैंडलॉर्ड, इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके बीच की जो प्रॉब्लम्स थी वो बड़ी दिक्कत दे रही थी। और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, लोगों पे बहुत छोटी छोटी ज़मीनों के टुकड़े थे। अब बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े ज़मीनों का भी कोई खास फ़ायदा नहीं मिल पाता, वो बस इतना कर पाते हैं कि उनका जीवन यापन चलता रहे, ठीक है। तो ये सारी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद, ठीक है, सरकार कुछ पॉलिसीज़ लेके आई। अब उन पॉलिसीज़ को हमें पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से उनका निवारण किया गया। अभी जो सबसे पहला शब्द लिखा हुआ ये 1 नंबर में पूछा जा चुका है डायरेक्ट, लैंड रिफॉर्म्स किया गया। लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ है, प्राइमरली रेफर्स टू चेंज द ओनरशिप। देखो समझो, चेंज द ओनरशिप
यानी कि ऑफ लैंड होल्डिंग। मान के चलो कि आई एम द टेनेंट, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो खेतों में काम करता हूँ किसी दूसरे ज़मींदार के लिए। सरकार हमारे साथ आती है, सरकार बोलती है कि अब आप उस ज़मींदार के लिए काम नहीं करोगे, ज़मींदार का फटेगा मुंह, वो ज़मीन हुई आपकी। दिस इज़ कॉल्ड लैंड रिफॉर्म। यानी कि जो टेनेंट है, उसी को वो ज़मीन दे दी गई इस व्यक्ति से छीन के, इससे कहा कि तू निकल, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तू चाहिए ही नहीं, ठीक है। और ज़मीन सीधी किसकी हो गई? उस टेनेंट की, कि भाई ये ज़मीन हुई तेरी, अब तो इस पर जो भी उगाएगा वो तेरा, ठीक है। ये बात आई थी। एम क्या था लैंड रिफॉर्म्स का? द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड बी इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर टू मेक इम्प्रूवमेंट एंड इंक्रीज आउटपुट। अब आप खुद सोचो कि अगर हम किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के खेतों में काम करते हैं, तो हम उतने दिल से काम नहीं करते जितना हम खुद के लिए करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग जब खुद के लिए ज़्यादा काम करोगे तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हालत थोड़ी इंप्रूव होगी, ठीक है। दूसरा, ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, लैंड सीलिंग। इसमें क्या हुआ था? लैंड सीलिंग क्या है? फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। कोई भी व्यक्ति उस टाइम के हिसाब से एक लिमिट तक ही ज़मीन रख सकता था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति उस टाइम के हिसाब तक एक लिमिट तक की ज़मीन रख सकता। अगर सपोज करो कि सरकार ने कहा कि 2 बीघे की ज़मीन किसी भी किसान को मिलेगी, 2 बीघे, ठीक है। अब किसी किसान के पास है 20 बीघे, तो उससे ज़मीन छीन ली गई कि भाई वो तो ना लोग हड़पे पे। पहले के लोगों का बड़ा कुछ चीज़ों में बड़ा सही नियम था कि वो ज़मीनों का घेराव कर रखा है, ठीक है। दूर दूर तक ज़मीनें घेर रखी हैं, कोई खेती कर रहा है तो किसी ने घर बना लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले इतने इंटरफेरेंस नहीं थे, तो आप सुनते हुए एलएमसी की ज़मीन हो, कुल मिला के गवर्नमेंट की ही ज़मीन होती है। बट अगर एक टाइम के बाद उस पर लोग रहने लग जाते हैं और आबादी 50% से ज़्यादा उस जगह पे आ जाती है, तो फिर वो जगह उन्हीं लोगों को देनी पड़ती है भारत सरकार की। तो ऐसे बहुत सारे गाँव देहातों में केसेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो लैंड सीलिंग में क्या हुआ है कि एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति इससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इन इंटरमीडिएट्स को भगाया गया। ये जो बीच के बिचौलिए थे, द ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू द टेनेंट, ये जितने भी इंटरमीडिएट जो लैंडलॉर्ड बने घूमते थे, ठीक है, इनको भगाया गया यहाँ से। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म सिर्फ कुछ ही स्टेटों में बहुत अच्छे से हो पाया था, क्योंकि भारत का कानून व्यवस्था के उस टाइम के भी इतने गंदे लूप होल्स थे कि दिखाने को तो लैंड रिफॉर्म से बहुत अच्छा स्टेप था, लैंड सीलिंग में एक बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन 100% वर्क नहीं कर रहा वो, ठीक है। ये जो ज़मींदार लोग थे, ठीक है, ये खास काबू में आए नहीं थे। कुछ स्टेटों ने दावा किया कि हमारे यहाँ सच में बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। स्टेप अच्छा था बट वो सब्स्टिट्यूट अच्छे से नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत तगड़ा कदम उठाया। ये 1 नंबर से 3 नंबर के लिए कहीं नहीं जाता, आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये चीज़ तो बहुत फेमस भी है। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन का सहारा लिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया है। रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब क्या करना है, प्रोडक्शन में इंक्रीज करना। किसकी हेल्प से? ड्यू टू यूज़ ऑफ हाई यील्ड सीड, HYV सीड्स का इस्तेमाल करके, या फिर इसको आप मिरेकल सीड्स भी कह सकते थे, स्पेशली गेहूं और चावल, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये मतलब है कि आप एक ऐसी कंडीशन की बात, एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप HYV सीड्स का सहारा लेके स्पेशली गेहूं और चावल का प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमको पढ़ते हैं, आप हमसे सुनते हैं, तो आप इसको एज इट इज़ लिखिए, आपको 1 नंबर बहुत प्यार से मिल जाएगा, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन के? सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का आने के जो फायदे हुए, सबसे पहला तो फायदा हुआ कि अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस refers to that part of agriculture production which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement। तो जो सस्टेनेबल फार्मिंग वाली दिक्कत थी पहले, सारी प्रॉब्लम्स का सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि 10-10 गुना लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, तो वो लोग मार्केट के अंदर सरप्लस आने लगा। मार्केट सरप्लस का आने का मतलब ये है कि उन्होंने मीटिंग देयर ओन, अपनी खुद की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद भी वो मार्केट में चीज़ें क्या कर सकते हैं, सोल्ड इन द मार्केट, एक्स्ट्रा जो उनका प्रोडक्शन हुआ है उसको मार्केट में बेच सकते हैं। सेकंड वन, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। अभी बफर स्टॉक आपने सुना होगा कि जो हमारे भारत सरकार होती है, जब भी हमारे देश में कहीं दिक्कत आती है, भूकंप, बाढ़, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आती है, ठीक है,
तो उनके लिए भारत सरकार राहत सामग्री को पहुंचाती है, वो बफर स्टॉक है एक तरह का। तो गवर्नमेंट टू प्रोसेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। अगर कभी ऐसा होता है कि देश में कोई फूड शॉर्टेज है या फिर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट जो स्टॉक इकट्ठा करके रखती है वही बफर स्टॉक कहलाता है। और तीसरा क्या है कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिलने लगा। कैसे मिलने लगा बात करते हैं। मान के चलिए मैं और आप, हम बहुत बड़े ज़मींदार हैं और हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करी और मार्केट के अंदर हम अपनी उसी प्रोडक्शन को बेचना चाहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो इंसान क्या करता है कि मार्केट में बेच के पैसा कमाना चाहता है। अब जो लो लेवल इनकम है, जो खास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें चीज़ें खरीद के ही खानी पड़ेंगी इधर उधर से जुगाड़ करके। तो अब आप सोचो कि मेरे और आपके कंपटीशन की वजह से फ़ायदा किसको मिलेगा? कस्टमर को। और कस्टमर कौन है? जो लो लेवल इनकम ग्रुप का बंदा है वो। तो लार्ज पोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, देयर प्राइस डिक्लाइन। देख रहे हो, प्राइस गिर जाते थे कंपटीशन के चलते, रिलेटिवली टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो जो लो लेवल इनकम के बंदे थे उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अब कोई चीज़ बहुत अच्छी आई है तो उसके नुकसान भी होंगे, ठीक है। तो रिस्क क्या है कि एक तो रिस्क इसका ये था कि पेस्ट अटैक बहुत होते हैं, ये कीटनाशक कीड़े वीड़े मतलब बहुत ज़्यादा लगते थे और इसको केमिकल फार्मिंग बोला जाता है। और ऑब्वियस ये बात, आप केमिकल खा रहे हो यार तो अब हेल्थ पे भी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और एक दिक्कत क्या थी कि इससे ना इनइक्वालिटी और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? छोटे किसानों को उसका खास फ़ायदा मिला नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल सीड्स बहुत महंगे थे और इनको करने के लिए मतलब काफ़ी कुछ चाहिए। जैसे सबसे पहले तो अच्छा खासा पैसा चाहिए, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए? लार्ज मनी। इनइक्वालिटी की वजह क्या बनी? लार्ज मनी, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी, सही है। ये दो मेन प्रॉब्लम है इसके, क्योंकि जब आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और अच्छा खासा पैसा आपको चाहिए होता है, जो आप इस HYV सीड्स के शुरुआत से लेकर एंड तक, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, शब्द आप सुन लो, शायद वो फर्टिलाइज़र के अंदर हो या फिर आपके पेस्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए केमिकल फार्मिंग हो, व्हाटएवर कुछ भी सही, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ी कि जो बड़े किसान हैं उनके पास तो पैसा था तो उन्होंने तो उसका बहुत फ़ायदा उठाया, इन सीड्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन जो गरीब किसान था भाई, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, उसके पास तो इरिगेशन की फैसिलिटी ही नहीं है। तो गरीब को तो कोई खास फ़ायदा मिला नहीं, वो तो अपने जैसा कर रहा था वैसे ही करता रहा, ठीक है। अमीर इसका बहुत फ़ायदा उठा रहा, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट ने इसी वजह से कुछ फेवरेबल स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट टू ओवरकम द रिस्क के लिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन, देखो सरकार अब लोन देने लगी, ठीक है, एट लो इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज दर पे, ठीक है, टू स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों को, देख रहे उन्हीं को दे सकते थे, सो दैट दे वुड बी बाय नीड इनपुट, जिससे वो अपना कुछ ये जो सामान है, जो पैसे की दिक्कत है वो दूर हो सके और वो अपनी फसल का जो बीज है वो खरीद सके। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट द स्मॉल एज वेल एज द रिच फार्मर, ठीक है। बोलने वाली बात है लेकिन एक्चुअल में इसका फ़ायदा अमीर किसानों ने ही ज़्यादा लिया था, गरीब किसानों तक इसका इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा, ठीक है। उसके बाद हमारी भारत सरकार ने सब्सिडीज़ देने की बात करी कि हम ना अपने किसानों को सब्सिडीज़ देंगे। अब कुछ लोग सब्सिडीज़ के फेवर में थे तो कुछ इसके अगेंस्ट में थे। अब फेवर में जो थे उनकी बात करते हैं। तो फार्मर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू बी रिस्क बिजनेस। बिल्कुल, भारत के अंदर जो किसान करना है वो रिस्क है, क्योंकि अगर आप रेनफॉल पर डिपेंड करते हो, नहरें खुदवाई गई इसीलिए ताकि रेनफॉल की कमी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सके, आप नहरों के पानी से सिंचाई कर सकें, ठीक है। अब आप रेनफॉल पे, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, अगर मान के चलिए कि कीटनाशक दवाइयाँ नहीं लगती हैं और कीड़े फसल में लग जाते हैं तो खराब, अनवांटेड टाइम पे बरसात हो जाती है तो फसल खराब, नहीं होती तो खराब, ठीक है। और अगर आप टाइम पे फसल की कटिंग करते हैं और उसको फिर मतलब उसका पूरा प्रोसेस नहीं करते तो बड़ा रिस्की काम है ये फार्मिंग इन इंडिया, जो भारत में बड़ा रिस्की बिजनेस है। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर आर वेरी पुअर, ये बात भी बहुत सही थी कि ज़्यादातर किसान भारत में गरीब थे एंड आर अनेबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज, जिसमें कि ये बात सच है कि वो गरीब हैं और वो ज़्यादा नहीं खरीद सकते, अगर उनको छूट नहीं दी गई तो वो ज़्यादा इनपुट्स नहीं खरीद सकते जिससे वो फसल उगा सकें। और एलिमिनेट सब्सिडीज़ विल इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी। अब सब्सिडीज़ दे के गरीब किसान भी जब स्टेप ले सकता है तो वो शायद वो अपने आप को बढ़ा सके और इनइक्वालिटी को कुछ हद तक ख़त्म कर सके। तो फेवर में थे लोग कि भाई इसीलिए इनको सब्सिडीज़ दो यार, ये बिना सब्सिडीज़ के तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ इसके खिलाफ थे। कुछ का ये कहना है कि देयर इज़ नो केस फॉर, देखा था अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, कुछ लोगों का ये कहना है कि देयर इज़ नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडीज एज इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप एंड इट इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। बहुत प्यारी बात कही है कि कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा जिसको आप टारगेट कर रहे हो।
ये बड़े किसान जो हैं यही लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहा है फ़ायदा। मतलब जिन तक अगर या तो सब्सिडीज़ देना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों तक सब्सिडीज़ पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचाओ भी। उन्हें रहने मत दो पीछे, उन्हें छोड़ो मत पीछे कि नहीं यार हम तो दे रहे हैं भाई, पहुंचने भी तो चाहिए ना। और यही एक दिक्कत है कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उस पर अच्छा खासा बर्डन पड़ रहा है, ह्यूज बर्डन उस पर हमारे जनरली पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें रही हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। देन वो हमें पढ़ाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर जनरली कैसे हो। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शॉर्टेज। अब मेरी बात सुनना, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और मैं छोटी सी बता दूं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथों में लेके इंडस्ट्रीज़ वो लोग खुद चलाएंगे, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा हिस्सा इंडस्ट्रीज़ का ना पहुंचा, ना इन्होंने पहुंचने दिया। किसने? भारत सरकार ने। रीज़न क्या थे? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर did not have the capital to undertake investment in industrial ventures। कुछ सोचो आप कि जो प्राइवेट सेक्टर है मार्केट में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छा खासा पैसा बिजनेस में लगा के अपना बिजनेस व्यापार बहुत बड़े स्तर पे, भारत स्तर पे या विदेशी स्तर पे शुरू कर सके। तो उनकी जेब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं था जितने की उस टाइम पे आवश्यकता रही होगी, ठीक है। लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ, उस टाइम ज़्यादा बड़ी नहीं थी, टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उस टाइम की इंडियन मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी, ना ही इनको प्रोत्साहन किया जाता था, इनको इनकरेज किया, वो बढ़ावा दे रहे कि आप आओ और क्या कहते हैं आप मार्केट के कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाओ और मार्केट की तरक्की में अपना योगदान बढ़ाओ। नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं हो, ना इनको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला, तो प्राइवेट सेक्टर को तो खास तरीके तो उस टाइम पे मिली नहीं। और तीसरी बड़ी बात, इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रख के एक ये चीज़ और ज़रूर करनी थी कि हमें वेलफेयर करना। तो सच ऑब्जेक्टिव्स कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देख रहे हो आप, सच ऑब्जेक्टिव्स कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है सरकार से, मतलब हमारी गवर्नमेंट जब सीधा उतरेगी तभी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी सोशल वेलफेयर के पीछे नहीं भागता। प्राइवेट सेक्टर भागता है हमेशा से किसके पीछे? प्रॉफिट के पीछे। और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के स्टेप्स उठाती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया, फिर उसको चेंज किया गया अप्रॉक्स 1956 में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के हिसाब से क्या किया गया कि इंडस्ट्रीज़ के बंटवारे किए गए, क्लासिफिकेशंस कर दिया गया और 3 शेड्यूल्स में रखा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। अब मेरी बात सुनना, शेड्यूल ए के अंदर उस टाइम पे 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया। एग्जांपल के लिए आर्म्स एंड ये एमिनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, यानी कि जो बहुत सबसे बड़े 17 प्रोजेक्ट रहे होंगे वो खुद किसने उठाए? एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। उस टाइम के जो थे किसने उठा लिए थे? वो गवर्नमेंट ने। देख रहे हो, जो 17 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कंट्रोल किसके हाथ में था? खुद भारत सरकार के हाथ में था। प्राइवेट सेक्टर उसमें कोई भी हाथ नहीं था, अब है चीज़ों में। शेड्यूल बी के अंदर क्या गया? 12 इंडस्ट्रीज रखी गई, जिसमें पहला कंट्रोल किसका है? सरकार का। देन किसका है? प्राइवेट सेक्टर का। ये भी इनका काट दिया, नहीं काट दिया। 12 industries which owned by the progressively state owned, एल्युमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स एक्सेट्रा। तो 12 जो उसके बाद बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसका पहला कंट्रोल तो उठाया गवर्नमेंट ने अपने हाथों में, और सेकंड कंट्रोल किसके हाथों में छोड़ा? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो बच गई वो कह दे कि प्राइवेट सेक्टर ये वो आप ले लो। 17 बड़ी इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो भारत सरकार ने खुद ली, उस टाइम चलो ज़रूरी भी रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो उनके बाद थोड़ी छोटी रही होंगी उनसे, जो मेन बड़ी हैं उनसे, उसमें पहला कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ का रखा और दूसरा कंट्रोल किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। फिर जो बच गई ये रख दिया, ये तुम रख लो, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ठीक है। उसका बाद 1 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ भैया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये फुल फॉर्म भी 1 नंबर की है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर उस टाइम की बात करें तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस लेने की बहुत आवश्यकता है। ये कहता है कि एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज ऑन रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू ऑन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ये बिल्कुल सही बात है। लाइसेंस का क्या मतलब होता है? भारत सरकार आपको परमिशन देगी कि आप वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर भारत सरकार ने कहा कि आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, उन्होंने कर दिया मना तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। द इंडस्ट्रियल यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर, ठीक है,
यानी कि आपको किस किस चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप एक नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लाइसेंस लो। पुरानी इंडस्ट्रीज़ को बड़ा करना चाहते हैं, लाइसेंस लो। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हो तो लाइसेंस लो। यानी कि अगर आप कुछ भी सांस में ले रहे हो ना प्राइवेट सेक्टर में होने के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार आपको उसका लाइसेंस देगी या फिर नहीं देगी। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पक्का 4 क्वेश्चन इस साल के सैम्पल पेपर में भी स्टिल गिवन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मुद्दा आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को वरदान माना जाता है। ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रोज़गार आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के दम पे ही भारत में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हो, ठीक है। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन कह लो या 3 नंबर का क्वेश्चन कह लो, ध्यान रखना। 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको आप कार्वे कमेटी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो कहते हैं कि कार्वे कमेटी क्या है, कब आई थी, 1951 में। कार्वे कमेटी का दूसरा नाम क्या है, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो ये कहता है कि द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज है जिनको एक लिमिट दी गई। अगर आप आज के हिसाब से बात करते हो, अगर आपने अपनी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपया लगा रखा है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हो। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा लगा रखा है तब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले व्यक्ति नहीं हो। उस टाइम पे 5 लाख, उस टाइम पे कितना, 5 लाख, यानी कि आज के हिसाब से तकरीबन 20 गुना हो गया, ठीक है, 1950 में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैं बता चुका हूँ कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आज के हिसाब से 1 करोड़ है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हिस्सा हो, अदरवाइज आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं इसके ऊपर। जो मैंने बताया था कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मशीनों का इस्तेमाल यहाँ कम होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी भारत सरकार इनको बड़ी बड़ी फर्मों से कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो वो कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो रिजर्व करती है कि ये वाले प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाएगी तो उसमें बड़ी फर्म्स एक भी हाथ नहीं मारेगी। नहीं तो बड़ी फर्म्स, सोचो व्हेल एक शार्क को कभी खा जाएगी पता ही नहीं चले, ठीक है, वो कब खा जाएगी पता ही ना चले। तो भैया प्रोडक्ट को रिजर्व कर दो, स्मॉल वाले अपना काम करेंगे, बड़ी फर्म्स अपना काम करेंगे, ठीक है। और क्या कर दिया कि बहुत सारे अलग अलग वेरियस कंसेशंस वो लेके आए, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले व्यक्ति हैं तो आपको ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ेगी, और दूसरा बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन देने को तैयार बैठा हुआ है। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, विदेशी व्यापार के साथ किस तरीके से भारत ने उस टाइम पे डील किया। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि वो कुछ ट्रेड पॉलिसी लेगा, जिसमें पहला नाम था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी विदेशी व्यक्ति से माल खरीदते हो तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आई कि आप विदेशी व्यक्तियों से माल मत खरीदो, आप हमसे माल खरीदो। यानी कि आप अपने इम्पोर्ट को जो आप आयात करते हो उसको रिप्लेस कर दो हमारे ही देश की बनी हुई चीज़ों से। तो रेफर्स टू ए पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूट ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि आपने क्या कर दिया कि अपने घरेलू प्रोडक्शन से विदेशी प्रोडक्शन को रिप्लेस करने के लिए जो आप पॉलिसी लेके आए वो आपका कहलाएगा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। मुद्दा ये कि इसका एम क्या है, द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट, चेक करो, वाज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लाने का बहुत बड़ा रीज़न यही था कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप अपने फॉरेन कंपटीशन से बचा सकें, क्योंकि उस टाइम फॉरेन कंपटीशन पीक पे था और भारत उस टाइम पे जन्मा था इस चीज़ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा 2 रीजन इसके और थे। सबसे पहला कि सेव्स एंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है भाई, आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेव कर सको, इसलिए भी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लाया गया, और आप सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बन सको, इस थॉट के साथ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लाया गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट डन है, ये खत्म होने वाला। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन है टैरिफ, ठीक है। टैरिफ में क्या है कि बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया गया किस पे, इम्पोर्टेड गुड्स पे। यानी कि ये कोशिश की गई कि आप विदेशों से खरीदो ही मत, आप अपने ही देश के बने हुए प्रोडक्ट को खरीदो, जैसे हमारे देश की तरक्की हो सके, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग सेव कर सकें, हमारे यहाँ सेल्फ रिलायंस हो सके, ठीक है, हमारे देश की जो गाड़ी है वो चल सके। तो टैरिफ्स लगाएगा, यानी कि अगर आप विदेशियों से माल खरीदते हो तो आपको उस पर अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। कोटास की बात करते हैं, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, और ध्यान रखना 3 नंबर में पूछे गए, ठीक है। तो रेफर्स टू टैरिफ बैरियर्स इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, ये मेरी बात है। इट इज़ द फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इम्पोर्ट
ऑफ अ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अगर आप एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं तो आप विदेशों से एक लिमिट तक ही इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक लिमिट तक कि आप उनसे कुछ खरीद सकते हो, उसके बाद सरकार आपको अलाउ नहीं करेगी, तो वो उसका मतलब था क्या, कोटा, ठीक है। बाकी इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, यहाँ शब्द होगा नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स, ठीक है ना, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, आप इसको भी यहाँ पे बहुत पढ़ सकते हो, एक नंबर के लिए कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं होता। तो कहते हैं रेफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। देखो अब रीजन क्या था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का इंडिया में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आर नॉट इन द पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। सही बात है, उस टाइम भारत इस हालत में नहीं था कि आप विदेशी ऐसे देशों से कॉम्पिटिशन कर सको जो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम। एग्जाम्पल के लिए यूएस से ले सकते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोर्ट वॉज नेसेसरी एज देयर वॉज अ रिस्क अ ट्रेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। इसलिए भी था कि इम्पोर्ट्स मत खरीदो यार, क्योंकि हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि आप लगातार खरीदते हो और हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना है, सेल्फ रिलायंस अचीव करना है, इसलिए भी आप इम्पोर्ट्स बाहरों से मत करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 40 साल तक ये चीज़ चलती रही और 1991 में जाके हमारी इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स कर गई, हम लिटरली बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो एक नंबर के हैं, तो इसको कहते हैं हमारा क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो एक रिफॉर्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो यहीं के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्सेट्रा ऐसे चैप्टर में बहुत कुछ है, बाकी आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस जब हम कराएंगे या फिर अगर आप खुद से कि सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप अपने बुक्स के जो क्वेश्चंस आप उनको पढ़ सकते हो और इसको कर सकते हो। एंड दिस इज इट, ये चैप्टर डन होता है। एंड थैंक यू सो मच।